1979 का दौर था। मुल्क में माशाल्लाह को लगे दूसरा साल पूरा होने को आया था। मुझे उर्दू का पहला कायदा लाकर दे दिया गया ताकि मैं अभी से उसे रटना शुरू कर दूं। मैं यानी अबाद खान उर्फ आदि अपने घर में सबसे छोटा था और मुझसे 2 साल बड़ी अमारा और फिर इसे 2 साल बड़े फरहान भैया थे, जिन्हें सब प्यार से फारी कहते थे। लेकिन मेरे लिए वो बड़े भैया थे। मेरे अब्बा दर्जे स्वयं के सरकारी मुलाजिम थे और हमारा सरकारी क्वार्टर भी इसी सरकारी कॉलोनी के दर्जा स्वयं के क्वार्टर में वाक़या था, जिसके दर्जा अव्वल के बंगलानुमा मकानों में गयास चाचा का घर वाक़ था। दरअसल हमारा मोहल्ला काफ़ी वसी था और इस महकमे की दर्जाबंदी के हिसाब से महकमे के आला दर्जों के अफसरों से लेकर दर्जा स्वयं के मुलाजमीन तक के मकानात को भी 3 दर्जाबंदियों में तकसीम कर दिया गया था। यूँ एक ही कॉलोनी के वसी कंपाउंड की चारदीवारी के अंदर दरअसल 3 मोहल्ले आबाद थे। कॉलोनी में दाखिले का वाहिद रास्ता एक बड़े फाटकनुमा गेट से होकर गुजरता था और इस रास्ते पर पहली 3 कितारें दर्जा स्वयं के मुलाजमीन की थी, फिर दर्जा दोयम के और फिर दर्जा अव्वल के अफसरान की बारी आती थी। बहरहाल हम सारे मोहल्ले के बच्चे ऐसी किसी भी दर्जाबंदी से कतन आज़ाद थे और हम सब बिला किसी रोक टोक और धड़ल्ले से मोहल्ले के सभी घरों में कूदा फांदी करते पाए जाते। गयास चाचा, जिनका नाम गयासुद्दीन था, मेरे अब्बा के दूर पार के किसी रिश्ते से चचाजाद भी लगते थे और वजीहा इनकी अकलौती और बेहद लाडली बेटी का नाम था, जो हम सब छोटे बच्चों की वजह आपी थी। मुझे अच्छी तरह याद है, जिस दिन मुझे पहली जमात में दाखिल कराया गया था, इसी दिन वजह आपी अपनी सफ़ेद फ्राक और बालों में सुर्ख रिबन बांधे 8वीं जमात में बैठ चुकी थी। गयास चाचा ने इनका दाखिला शहर के आला और महंगे अंग्रेजी मीडियम स्कूल में करवा रखा था। रोज सुबह सवेरे करमुद्दीन का टांगा इन्हें स्कूल ले जाने के लिए ठीक 7:30 बजे पंपू बचाता हुआ मोहल्ले के फाटक से अंदर दाखिल होता। हालांकि हमारे मोहल्ले में वजह आपी की हमउम्र या इनसे 1 आध साल बड़ी या छोटी और भी बहुत सी आपियाँ मौजूद थीं, लेकिन इन सब में मेरी सबसे पसंदीदा वजह आपी ही थी और मैं सिर्फ इन्हीं के काम भाग भाग कर किया करता था। हमारे मोहल्ले के बड़े मैदान में, जो दूसरे और पहले दर्जे के मकानों के बीच में पड़ता था, सर शाम ही मुख्तलिफ फेरी और ठेले वाले जमा हो जाते थे और जैसे ही वजह आपी को किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती या कुछ मंगवाना होता तो आदि मियाँ भाग भाग कर इन्हें वो चीज़ मुहैया करने में सरफरिस्त होता था। कभी मैं फालसे वाले की पत्तों की टोकरी लिए वजह के सहन में पहुंचा रहा होता कि वो टोकरी में से अच्छे और ताज़ा फालसे छांट लें, तो कभी बर्फ़ मलाई वाली कुल्फियाँ या गोले गंडे वाले से बर्फ़ के गोले पर इनके पसंदीदा रंगदार शरबत डलवाकर इनकी जानब दौड़ा जा रहा होता था। लेकिन यह सब कुछ तभी होता जब गयास चाचा घर पर नहीं होते थे या अपने मुताले के कमरे में बंद होकर मुताला कर रहे होते थे, क्योंकि इनकी मौजूदगी में इन तमाम चीज़ों की रसद वजह आपी तक पहुंचाना बहुत मुश्किल हो जाता था। गयास चाचा को ये ठेले वाली चीज़ें बिल्कुल पसंद ना थी, क्योंकि इनका ख्याल था कि इन चीज़ों को खाने से बच्चे बीमार हो जाते हैं। हालांकि हम में से कोई भी बच्चा आज तक इनकी चीज़ों से बीमार नहीं पड़ता था, लिहाजा वो मुझे भी इन ठेले वालों से हमेशा दूर रहने की तलकीन किया करते और मैं मासूम सी सूरत बनाए सर हिलाता रहता था। लेकिन जैसे ही गयास चाचा नज़रों से ओझल होते, मुझे वजह को अपनी मनमानी का मौका मिल जाता। ऐसे में वजह आपी की अम्मा यानी सकीना खाला हम दोनों को रोकती ही रह जाती और हम तब तक सारे फाल से जामुन, बेरियाँ, रासबरी की टोकरियाँ चाट कर चुके होते। वैसे भी सकीना खाला बहुत नरम दिल थी और वो वजह से आज तक तो उन्होंने ऊंचे लहजे में कोई बात ही ना की थी। लिहाजा ऐसे में अगर गयास चाचा कहीं सरकारी दौरे पर 2-4 दिनों के लिए कहीं शहर से बाहर चले जाते तो मेरी और वजह की तो चांदी हो जाती। तब वजह मेरे जरिए ठेले वालों को बिल्कुल अपने घर के दरवाजे के सामने बुलवा लेती और अगर कोई छोटी टोकरी या फेरी वाला होता तो वो टोकरी समेत घर के बड़े सहन में मौजूद होता और हम दोनों इत्मीनान से और बड़े शाहाना अंदाज से इसका माल उड़ाए जाते और सकीना खाला अरे अरे करती रह जाती। वजह आपी के घर का एक किरदार फजलू बाबा भी थे, जिनका असल नाम तो फजलुद्दीन था, लेकिन वक्त के साथ साथ फजलू बाबा बनकर रह गए। वो गयास चाचा के कमारेपन की दौर की यादगार थे और इनके महकमे में पहली तैनाती के वक्त इनके साथ ही थे। तब गयास चाचा ने मजबूरन किसी दूसरे शहर में तैनात होने के बाद इन्हें आर्जी तौर पर अपने साथ अपने घर के कामकाज के लिए भर्ती किया था, लेकिन तब से वो गयास चाचा के ही होकर रह गए थे। गयास चाचा पिछले 30 सालों से जहाँ भी गए फजलू बाबा इनके साथ ही रहे और अब तो वो इनके घर का एक मुस्तकिल हिस्सा बन चुके थे। घर के पिछली जानब बने सर्वेंट क्वार्टर में ही रहते थे। वो जो इन्हें दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यारी थी और वही सबसे ज़्यादा इनका लाड भी उठाते थे। इसलिए अगर कभी गलती से मुझसे या वजह से कोई ठेले वाला छूट भी जाता तो वो आकर चुपके से कभी मेरे और कभी वजह के कान में बता देते, बाहर भट्टे वाला घूम रहा है, यहाँ पर नमकीन चने और मीठे मरमरे वाला कुछ ही देर में मोहल्ले से निकल जाएगा, जो करना है जल्दी कर लो। और दूसरे ही लम्हे में मोहल्ले के फाटे की तरफ उड़ा जा रहा होता था। वजह आपी जब स्कूल से वापस आती और दोपहर को अपना स्कूल का काम लेकर बरगद के पेड़ के नीचे अपने सहन में अपना बस्ता खोलकर अपनी किताबें निकाल लेती, तब मेरा महबूब मशगला इनकी ड्राइंग की कापी के सफ़े पलट पलट कर सैकड़ों मरतबा पहली देखी हुई वो तस्वीर देखना होता जो खुद वजह आपी ने अपने हाथ से बनाई होती थी। इनकी ड्राइंग बहुत उम्दा थी और तस्वीरों में रंग भरना तो इन्हें खूब आता था। क्या मजाल के एक रंग ज़रा भी दूसरे रंग पर चढ़ने पाए। और सच तो यह है कि वो ज़िंदगी के हर मामले में इसी कायदे और सलीके की कायल थी। इनके बस्ते में रखी किताबों की तरतीब तक इनकी नफासत की गवाह थी। जब तक मैं स्कूल में दाखिल नहीं हुआ था, मेरा तकरीबन सारा दिन ही इनके स्कूल से वापस आ जाने के बाद इन्हीं के घर में गुजर जाता था और फिर शाम डले फारी भैया मुझे ढूंढते डांटते वहाँ पहुँचते और घर वापस ले जाते वक्त सारा रास्ता डराते रहते कि अम्मी शदीद गुस्से में और हाथ में बर्ची खाने का बड़ा वाला चिमटा लेकर सहन में खड़ी हैं। लेकिन जैसे ही मैं सहन का दरवाज़ा खोलता और अम्मी पर मेरी नज़र पड़ती तो मैं भागकर इनसे लिपट जाता। इससे पहले कि अम्मी मुझे कुछ कहती, मैं फ़ौरन फारी भैया की शिकायतें लगाना शुरू कर देता कि वो मुझे सारे रास्ते डराते और धमकाते हुए घर लेकर आए हैं। अम्मी भी दूसरे लम्हे सब भूल भाल कर बड़े भैया को डांटने लग जाती कि कितनी बार कहा है छोटे भाई को यूँ ही डराया करो, इससे बच्चों के दिल में हमेशा का डर बैठ जाता है जो कभी नहीं निकलता, वगैरह वगैरह। यूँ हर बार अम्मी की डांट से बच जाता और इनका सारा गुस्सा बड़े भैया पर निकल जाता, जो बेचारे पिछले घंटे भर से मेरी तलाश में पूरे मोहल्ले में हलकान हो रहे होते थे।
वजो आपी जब अपने स्कूल का काम कर रही होती तो इस वक्त मेरा पसंदीदा मशगला अपनी कच्ची पक्की बनाई हुई तस्वीरों में वजो आपी से इनके पानी वाले रंग लेकर भरना होता था। मुझे इनके पानी वाले रंगों की डब्बियाँ वो बहुत पसंद थी, जिनमें 12 रंगों की टिक्कियाँ और इसके साथ ही साफ़ और इस्तेमाल शुदा पानी की छोटी छोटी सिल्वर की 2 प्यालियाँ डब्बी के अंदर ही लगी हुई थी। वजो साथ ही साथ मुझे रंग भरना भी सिखाया जाती और साथ साथ अपने स्कूल का काम भी ख़त्म कर लेती। मुझे रंगों का जुनून था, लेकिन खुद मैं अपनी महदूद जेब खर्च में बमुश्किल 50 पैसे में दस्तियाब मोमी रंगों की वो छोटी सी डब्बियाँ ही खरीद पाता, जिसके अंदर 3 इंच की लंबाई के बराबर 12 अदद मोमी पेंसिलें मौजूद होती। लेकिन वो रंग बेहद नाजुक होने की वजह से बहुत जल्द टूट जाते थे और इस्तेमाल में भी बहुत तेज़ी से हो जाते थे। लिहाजा वजो आपी के इन कीमती पानी वाले रंगों से अपनी तस्वीरों में रंग भरना मेरे लिए बहुत बड़ी अयाशी से कम ना था। वजो आपी के लिए गयास चाचा हरमा डियर ब्रांड के 12 रंगीन पेंसिलों की डब्बियाँ भी लेकर आते थे। टीन की बनी हुई इस डिब्बिया पर काले हिरन की एक तस्वीर बनी होती थी और हर माह नई डिब्बियाँ मिलने पर वजो अपनी आधी पुरानी इस्तेमालशुदा पेंसिलें मेरे हवाले कर देती और अगला पूरा महीना इनकी दी हुई ये पेंसिलें अमारा और बड़े भैया से छुपा छुपा कर रखने में सरफ कर देता, क्योंकि वो दोनों मेरे रंगों के दुश्मन थे। बाकी रंगों की तो खैर थी, लेकिन वजो के दिए हुए ये रंग मैं किसी भी कीमत पर किसी और को इस्तेमाल करते नहीं देख सकता था। लिहाजा अमारा और भैया से इस बात पर मेरा हमेशा झगड़ा ही होता रहता था कि मेरे सब्ज रंग की पेंसिल किसने उठाई है, ये धानी रंग की पेंसिल ज़्यादा घिसी हुई क्यों है, सुरख पेंसिल की नोक किसने तोड़ दी, अभी तो मैंने ताज़ा घड़ के रखे थे। मुझे तो खुद वजो आपी भी किसी नाजुक रंगीन पेंसिल जैसी ही दिखती थी। तीखे और नाजुक नकुश, गुलाबी रंगत, बड़ी बड़ी काली आंखें, सतवां सा नाक और गालों में पड़ने वाले 2 छोटे छोटे गुलाबी घड़े। गोया हर नक्श ऐसा जैसे मुसव्वर ने बरसों की मेहनत के बाद तेज़ नोक वाली गुलाबी पेंसिल से ज़िंदगी के कोरे सफ़ेद कागज़ पर कोई मूरत उतार दी हो। और फिर वो ज़हीन भी इतनी थी कि 5वीं जमात में ज़िले भर में इनकी पहली पोजीशन आई थी और इनको हुकूमत की जानिब से वजीफ़ा भी मिला था। मुझे याद है इस रोज़ गयास चाचा ने वजो आपी की इतनी बड़ी कामयाबी पर पूरे मोहल्ले को दावत दी थी। तमाम घर को अंदर और बाहर कली फेंककर सफ़ेदी से चमकाया गया था। माश की दोपहर से कई मरतबा घर के बिरोनी रास्तों पर छिड़काव उगाड़ चुका था ताकि गिर्द मुस्तकिल बैठ जाए। नीले, पीले, हरे और सुर्ख और ऊदे रंग की बत्तियों से की चमकती लड़ियों से सारे घर को सजाया गया था। हम सारे मोहल्ले के बच्चों के लिए मैरी बिस्किट के सुर्ख चमकते टीन मंगवाए गए थे, जिस पर एक घूमती हुई बच्ची की तस्वीर बनी हुई थी। इसी दिन से वजो आपी मेरी सहेली के तौर पर भी मशहूर हो गई थी, क्योंकि मोहल्ले के एक बुजुर्ग ने भागते हुए मेरा हाथ थाम लिया था कि आदि मियाँ कहाँ भागे जा रहे हो। मैंने जल्दी से जान छुड़ाने के लिए कहा वजो आपी के घर दावत पर जा रहा हूँ, लेकिन वो बड़े मियाँ तो मुझे छेड़ने के मूड में थे। फिर पूछने लगे भला ये वजो आपी तुम्हारी कौन है। मुझे जल्दी से कुछ और रिश्ता तो नहीं सूझा, इसलिए मैं बोल पड़ा मेरी सहेली। बस फिर क्या था कि वो बड़े मियाँ खुद हंसते हंसते लोटपोट हो ही गए। साथ ही साथ उन्होंने फ़ौरन ही पूरे मोहल्ले में मुनादी करवा दी कि वजो आदि की सहेली है। फिर तो जिसे भी देखो मुझे रोक टोक कर यही पूछता कि हाँ भाई आदि की सहेली कैसी है। खुदा बचाए इन बड़ों की शरारतों से, एक बार किसी बात के पीछे पड़ जाएं तो फिर इसका बतंगड़ बनाने में इनका कोई जवाब नहीं।